जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज आपका पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। यानी 2024 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो दोस्तों, अहमदाबाद भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार। तो 17 जुलाई 2025 को ये जो विजेता हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के, उनको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो फाइनल लिस्ट 17 जुलाई को आएगी। अभी केवल ये बताया गया है कि टॉप शहर कौन है। तो टॉप 3 की बात करें तो पहले स्थान पर अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है, दूसरे स्थान पर भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश में है, तीसरे स्थान पर लखनऊ है जो कि उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ के बारे में आपको ये याद रखना है कि 2023 के इस सर्वेक्षण में वो 44वें स्थान पर रहा है और 2024 में ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कुछ शहरों को सुपर स्वच्छता लीग में शामिल किया गया है। तो इसमें वे शहर शामिल हैं जो लगातार 3 साल से टॉप 3 में रहे हैं। तो उन शहरों को सुपर स्वच्छता लीग में शामिल किया गया है। इसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई इनको शामिल किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से 15 शहर सुपर स्वच्छता लीग में शामिल किए गए हैं। 2023 के अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पर इंदौर और सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। ठीक है, तो ये 2023 वाली लिस्ट भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है। आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य। तो दोस्तों, मराठाओं से संबंधित 12 किले हैं और उन किलों को बोला जाता है मराठा सैन्य परिदृश्य। तो इन्हें ही अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपको ये याद रखना है कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 47वीं बैठक है, ये 6 से 16 जुलाई 2025 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित की जा रही है। तो इसी बैठक के दौरान मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार से अब भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसमें 12 किले कौन कौन से शामिल हैं इसको देख लेते हैं। तो जो 11 किले हैं ये महाराष्ट्र में है और एक किला तमिलनाडु में है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है उनमें जो 12 किले हैं उनमें से कितने किले महाराष्ट्र में हैं और कितने तमिलनाडु में है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो 11 किले हैं महाराष्ट्र में और एक किला है तमिलनाडु में। तो जो महाराष्ट्र के किले हैं वो कौन कौन है, सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और जो तमिलनाडु में किला है वो है जिंजी किला। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं। दोस्तों, ये जो 12 किले हैं ये किले 17वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य की जो सैन्य रणनीति थी और जो स्थापत्य कौशल थे उसको ये दर्शाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इन किलों का निर्माण और उपयोग किया गया था। दोस्तों, भारत में जो 44 विश्व धरोहर स्थल हैं उनमें से 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। बात करते हैं दोस्तों भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की। तो 1983 में भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिले थे। उनमें से 4 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की ही एलोरा की गुफाएं भी शामिल की गई थी। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2021 से 2025 की बात करें तो कौन कौन से वो स्थान हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो 2021 में रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है, 2021 में धौलावीरा ये गुजरात में है, 2023 में शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में है, 2023 में होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है,
2024 में मोइदम्स को शामिल किया गया है जो कि असम में है, और 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो उनमें से उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इनको शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 13 जुलाई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा के लिए 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। आप सभी को पता है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जी 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो उनमें से 4 को अभी नॉमिनेट किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) का प्रयोग करते हुए। तो उनमें पहला नाम है उज्ज्वल निकम का, जो कि प्रसिद्ध सरकारी वकील रहे हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला दूसरे नंबर पर हैं, जो कि पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं। और तीसरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन का, जो कि एक इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। और चौथा नाम है सी सदानंदन मास्टर का, जो कि शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये है मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उज्ज्वल निकम, और ये हैं सी सदानंदन मास्टर, जो कि केरल राज्य से संबंधित। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन इसका जो पहला सत्र है यह 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था। इसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, लेकिन वर्तमान में 245 है। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो 12 सदस्य चुने जाते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और विशेष योगदान के आधार पर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 238 सदस्य बताए गए हैं ना, ये 250 के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर 238 में से 5 और घटा दें तो 233 ऐसे सदस्य होंगे। अगर हम 245 की बात करें तो 233 ऐसे सदस्य होंगे जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे स्थायी सदन बोला जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी इसके सभापति हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2026 तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब वो 22 अगस्त 2026 तक केंद्र सरकार के गृह सचिव के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, प्रमुख सचिव डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। और प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे, तरुण कपूर। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास। और विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। और रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। अगला क्वेश्चन है, कोटा श्रीनिवास का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह एक एक्टर थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। साउथ के बहुत बड़े एक्टर थे कोटा श्रीनिवास, तो उनका निधन हुआ है। और इनका निधन हैदराबाद में हुआ है 83 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1978 में की थी। 750 से ज़्यादा इन्होंने फिल्में बनाई हैं। 2015 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था, इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, चलिए उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ICAR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का निधन हुआ है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुइस गैल्वन का निधन हुआ है। हिस्टोरियन MGS नारायणन का निधन हुआ है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था। कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाकिया का निधन हुआ है। और प्रख्यात पर्यावरणविद दारीपल्ली रामैया का निधन हुआ है। राई लोक नर्तक राम सहाय पांडे
और अभिनेता मनोज कुमार जी का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरि कृष्णन ए रा भारत के किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो 87 नंबर के भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2018 में वो इंटरनेशनल मास्टर बने थे। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर्स देख लेते हैं तो 83वें नंबर के थे आदित्य सामंत, 84वें नंबर की बनी थी वैशाली रमेश बाबू, 85वें नंबर के बने थे श्याम निखिल पी और 86वें नंबर के बने थे श्री हरि एल आर। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान लिंग समानता, प्रजनन अधिकार और लिंग चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष के लिए दिया गया है, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया हुआ है। वर्षा देश पांडे की बात करें तो वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं और वो महाराष्ट्र के सतारा की अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा 1990 में दलित महिला विकास मंडल की स्थापना की गई थी। बात करें अगर हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1983 में ये पहली बार दिया गया था और इसका उद्देश्य जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लें। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं उनको तो हम रिवाइज कर चुके हैं कई बार, कुछ पुराने एक बार रिवाइज करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया था। मशहूर हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है। विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड हैं, इनको भी आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थोनकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य के आर्थोनकल पुलिस स्टेशन को अभी हाल ही में ISO प्रमाणित किया गया है और ये भारत का पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बना है जिसे ISO प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय वायुसेना ने किस विमान से स्वदेशी अस्त्र VVRAAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा सुखोई 30MK फर्स्ट से। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो अस्त्र नामक जो VVRAAM का सफल परीक्षण किया गया है, यह ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और VVRAAM का मतलब क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि यह एक प्रकार की मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल बोला जाता है इसे। तो इसका अभी हाल ही में जो सुखोई विमान है उससे परीक्षण किया गया है। देखिए, बात करते हैं अगर हम अस्त्र VVRAAM की, तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है 100 से 110 किलोमीटर के बीच और इसकी जो गति है वो है 4.5 मैक, यानी ध्वनि की गति से 4.5 गुना तेज। इसकी जो उड़ान अवधि है वो है 100 से 120 सेकेंड और इसको बनाया किसने है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने। DRDO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। समीर बी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में संयुक्त पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना और हेलेनिक ग्रीक नौसेना ने 10 जुलाई 2025 को अरब सागर के मुंबई तट के पास एक संयुक्त पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें भारत का जो जहाज है INS तर्कस वो शामिल हुआ था। 2024 में ग्रीस ने भारत के बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति में भाग लिया था
और आपको याद रखना है कि 2025 में भारत ने ग्रीस के इनिचोस 2025 वायु अभ्यास में भी भाग लिया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं। जो पासेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है यह दो मित्र देशों के बीच आयोजित किया जाता है, यानी कि जिनके रिलेशन अच्छे होते हैं उनके बीच में ये अभ्यास होता है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि दोनों सेनाएं जो हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करेंट अफेयर्स और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी। और आप स्टडी करके ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करें गुरु@100, तो आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य में ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ है? उत्तराखंड। एआई सैफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? दुबई। मुंबई में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सिंदूर ब्रिज। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? प्रिया नायर। गजमित्र योजना कहाँ शुरू हुई है? असम। 2027 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप सीनियर की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया। टाइम 100 क्रिएटर्स सूची में शामिल होने वाली पहली और इकलौती भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। किस राज्य में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन कहाँ हुआ है? केवड़िया, गुजरात। और बायो इंफॉर्मेटिव सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यानी बायो EMU को किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत की महत्वपूर्ण नहरें डिस्कस करेंगे, जैसे इंदिरा गांधी नहर, हरके बैराज जो है ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान में है। सरहिंद नहर सतलज में है, पंजाब हरियाणा में है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, बिहार में है। शारदा नहर शारदा नदी में है, उत्तर प्रदेश में है ये। ईडन नहर दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। और तिलपारा नहर मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। मुथा नहर मुथा नदी पर महाराष्ट्र में है। और हंद्री नीवा नहर श्रीशैलम जलाशय कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो इन सभी को आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश का सर्वोच्च सम्मान है ये अभी हाल ही में किसे मिला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान मिला है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर PM मोदी बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा 2024 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। ऐप पर GK GS की ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप पर जब जाएंगे तो टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।